हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर 1 है उसमें 2021-22 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में बात करेंगे। ये PYQs हैं, ठीक है। प्लीज़ इन कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही कंसेप्ट उठ के आते हैं, तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। अगर आप चीज़ों को रट रहे हैं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ इस बात से थोड़ा सा वो रहें, ठीक है ना, कि हमें कंसेप्ट को समझना है, ना कि चीज़ों को रटना है, प्लीज़, ठीक है। इससे पहले कि हम MCQs के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अपनी ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG सक्सेस विद मुकेश गोयल, ठीक है। इसके में हम UGC नेट का पेपर 1 भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी क्रैश कोर्स चल रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, तो जितना हो चुका है आप रिकॉर्डेड देखोगे, वरना लाइव चल रहा है। और UGC नेट पेपर 1 का टेस्ट सीरीज भी है। और पेपर 2 अगर किसी का कोड नंबर 89 इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। आराम से चित्त को रिलैक्स करके शांति से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सुनना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक क्वेश्चन अपना है सबसे पहले, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही है कि 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है कि प्रत्येक वर्ष है वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है आपसे पूछ भी लिया जाए तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसी दिन जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमारे स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है, उन्हीं के उस पे बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, ठीक है ना, 11 नवंबर को। और वो जब पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कब से कब तक रहे, 15 अगस्त 1947 से लेके 2 फरवरी 1958 तक, 58 तक रहे ये। इन्होंने सेवाएं दी एज ए एजुकेशन मिनिस्टर के, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ये, ठीक है। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे ये दिन मनाया जाता है 11 नवंबर, ठीक है, याद रखना प्लीज़। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजिंग इज द मोस्ट रेलिवेंट हेल्थ इफेक्ट इन केस ऑफ द एयर पोल्यूटेंट। जो घरघराहट होती है ना, विजिंग होता है सांस का बजना, सांस जब सांस लेते हैं तो आवाज़ आती है ना विजिंग, घरघराहट की, वो कौन से वायु प्रदूषक के इसकी वजह से होती है, ये पूछा है। ये बहुत सारे इसमें 4 वायु प्रदूषक दिए गए हैं। ओजोन दिया गया है, जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ही होती है, आपको पता है, एज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, बहुत ही खतरनाक प्रदूषक होता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली, क्योंकि नोक्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, 7 तरह के होते हैं नॉक्स, उसमें कुछ पोल्यूटेंट होते हैं कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉक्स आपको पता है NO2 अगर निकल गया डाइऑक्साइड तो उस पर रिएक्ट करके एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन वगैरह भी बन जाता है। लेकिन इस विजिंग का सबसे बेस्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो एक खतरनाक प्रदूषक है, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है, घरघराहट, श्वास में जो आवाज़ आती है, विजिंग की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पोल्यूटेंट की इम्पैक्ट डालता है, किस तरह का। जैसे अगर ये पूछे सफोकेशन के लिए कौन सा है, अगर आप ये पूछे सफोकेशन शुरू हो जाती है तो उसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, सफोकेशन करता है ये, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन को रिप्लेस करके। तो हमें सफोकेशन जैसी बीमारी हो जाती है या सफोकेशन हो जाता है, उससे मृत्यु तक हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट से, कौन कौन से प्रदूषक से क्या क्या हमें हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं उनको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी के बारे में है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? विंड फार्म्स आर जनरली सेटअप ऑन एक्सपोज हिल टॉप्स और कोस्ट इन द रिमोट एरियाज। पवन फार्म आमतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में उजागर पहाड़ियों या तटों पर स्थापित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पे हर्डल्स नहीं होगा, डायरेक्ट विंड लगेगी तो प्रॉपरली जो घूमेंगे, है ना, और उसको प्रॉपरली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये तो सही बात है कि पवन ऊर्जा है वो दूर दराज के क्षेत्रों में पहाड़ियों या तटों पे स्थापित किए जाते हैं। इस स्टेटमेंट के बारे में कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जितना रुकावट आएगी तो दिक्कत आएगी ना, आप शहर के बीच में थोड़ी लगाओगे या कहीं बीच में लगाओगे तो वो प्रॉपरली विंड नहीं पहुँच पाएगी, है ना।
तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कह रहा है विंड वेलोसिटीज आर स्टेडी इन दिस रिमोट लोकेशंस, इन दूरस्थ स्थानों पर हवा की गति स्थिर है। नहीं, हवा की गति स्थिर कैसे हो सकती है, ये बात तो नहीं है, चेंज होती रहती है। अभी वेलोसिटीज़ तो चेंज होती रहती है, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है, स्थिर नहीं है, इस बात को काट दीजिए आप, है ना। कैसे रह सकती है, विंड वेलोसिटी है वो एकदम स्थिर तो नहीं रहेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस थर्ड ऑप्शन को हम राइट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जैसे नॉन रिन्यूएबल या सॉरी रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे ये विंड है वो भी एक तरह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इनसे कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता। ऐसा मत समझना, इससे बहुत सारा एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मैं विंड का ही बताऊं, विंड वो घूमेंगे तो बर्ड्स पक्षी वगैरह है उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एडवर्स इम्पैक्ट होते ही नहीं है, रिन्यूएबल के भी एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, कार्बन इमिशन है वो जीरो रहता है, नेट जो जितना कार्बन इमिशन के मामले में ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें, कह रहे हैं कि हाउ मेनी एक्शन प्लान्स आर देयर अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार, भारत सरकार की जो जलवायु कार्य योजना के तहत कितनी कार्य योजनाएं हैं, कितनी हैं, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स। ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है ना, जो 2008 में आए थे, इसके बारे में पूछ रहा है कि कितने नेक्स्ट एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज से संबंधित। 8 है, आपको पता है, ठीक है। कितने हैं, 8 हैं फ्रेंड्स, और इनको याद रखना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के साथ मिक्स मत करना, अलग चीज़ है वो। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अलग चीज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अलग चीज़ है, वो तो क्या है, पूरा वर्ल्ड को लेके है। लेकिन ये मैं भारत सरकार की द्वारा चलाया गया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें भी 8 प्लान है। कितने हैं, 8, और इनको भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, NAPCC में, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली थी कि NAPCC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये इसमें टोटल कितने हैं, 8 हैं। वो कौन कौन से हैं वो याद रखना प्लीज़, एग्जाम में पूछा जा सकता है और उनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ओजोन से। द ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज ड्यू टू द इमिशन ऑफ, ओजोन रिक्तीकरण का वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दा किसके उत्सर्जन के कारण है, यानी कि ओजोन डिप्लीशन किसके कारण होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे क्लोरीन आ जाए ना, क्योंकि क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होता है। तो सीधी सी बात है, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ही आएगा इसमें आंसर, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जहाँ पे क्लोरीन होगी वो एक रिस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। तो इसका आंसर बी आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन में ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा ना, ओनली बी वाला, समझ रहे हो फ्रेंड्स, ओनली बी वाला आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे क्लोरीन हो ना, वो क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल्स होते हैं, और फ्री रेडिकल होते हैं वो रिएक्ट करके ओजोन को तोड़ देते हैं O2 और +O में, ठीक है। और ये वैसे तो नेचुरली टूटता रहता है ओजोन, ऐसा नहीं है कि टूटता नहीं है, लेकिन जितना टूटता है वो बनता है। लेकिन अगर क्लोरीन जला गया ना तो वो स्पीड बहुत हो जाती है, लगभग अकेला एक मॉलिक्यूल ऊपर जाके आई थिंक 1 लाख अणुओं को तोड़ सकता है, इतनी इसकी कैपेबिलिटी होती है। चलो ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन यह है कि स्मॉल हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन इंडिया इज एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली, भारत में लघु जल विद्युत क्षमता का अनुमान लगभग इस प्रकार है। पोटेंशियल की बात पढ़िए फ्रेंड्स, ये पोटेंशियल कितना है भारत का, स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट का पोटेंशियल कितना कर सकते हैं हम प्राप्त। एक टारगेट वाला होता है, मिक्स मत कर देना क्वेश्चन कि टारगेट कितना है, 2022 का कितना टारगेट रखा गया था, 2030 का, वो नहीं है, कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल 20 गीगावाट का है लगभग, ठीक है। पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्षमता की बात कर रहा है। टारगेट और पोटेंशियल में फ़र्क है, डिफरेंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये टोटल पोटेंशियल लगभग 20 गीगावाट का है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी गुड, ये क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से है। अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, आपको 12 नंबर, आपको पता है ना, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है, 17 है। सस्टेनेबल गोल जनवरी 2016 से लागू हुए और इनको कब तक अचीव करना है, 2030 तक करना है। तो इन 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी आपको सीक्वेंस में याद करना है फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है याद कर लेना। ये कह रहा है कि अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 12 सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन
यानी कि जो 12 नंबर पे एक गोल है जो कौन सा है, सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी सतत उपभोग और उत्पादन, ये 12 नंबर का है। वन ऑफ द टारगेट इज टू रिड्यूस पर कैपिटा फूड वेस्ट एज द रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल बाय, सतत विकास लक्ष्य 12 सतत उपभोग और उत्पादन के तहत खुदरा और उपभोक्ता स्तरों पर प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को निम्न में से किस एक लक्ष्य तक कम करना है। कितना लक्ष्य है, तो उसको हमें करना है 1/2। कितना करना है, लक्ष्य कितना, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। कितना करना है, 1/2 करना है, 1/2, 1/2 करना है, याद रखना। और इनको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है सीक्वेंस में याद रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज मैक्सिमम एनर्जी कम्स फ्रॉम, भारत की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है इनमें से, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा लगभग 62% थर्मल पावर प्लांट से आती है। कहाँ से आती है, थर्मल पावर प्लांट से। भारत कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ना, उनसे लगभग 62% के लगभग यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा इसी में होता है। ये सीक्वेंस याद रखना, मैक्सिमम थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। उसके बाद है लार्ज हाइड्रो प्लांट्स है, लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स, और इनमें सबसे कम इन चारों में न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये एक सीक्वेंस भी आपको पूछ लेते हैं, सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उसके बाद लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं, और लास्ट में न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा। और इसका ऑप्शन तो ये हो ही गया। ये सीक्वेंस भी याद रखना फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप लोगों से, ये सीक्वेंस भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सर आप सारों के लिए शानदार कह रहे हो, तो है सारे में क्या करूं, है ना, है तो है। ये कह रहे हैं ओजोन लेयर टू बिकम ओजोन होल द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन शुड बी, ओजोन परत बनने के लिए, ओजोन छिद्र, यानी कि ये कहना है ओजोन परत है वो ओजोन छिद्र बन जाता है, तो किस सांद्रता पे ओजोन लेयर थी वो ओजोन छिद्र बन गई, किस कंसंट्रेशन पे। आप मेरी बात समझो, एक ओजोन लेयर है ये, है ना, कितनी ओजोन लेयर का सीधी सी बात है, ओजोन की मात्रा है यहाँ पे, ओजोन की कंसंट्रेशन है, ओजोन 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 है, ओजोन ओजोन है, ठीक है। अब होल किसको कहोगे, यानी कि कंसंट्रेशन कितनी हो जाए तब उसको ये बोल दोगे कि यहाँ पे ओजोन होल हो चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये लेयर है, ये ओजोन की लेयर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पे ओजोन ओजोन है, तो आप कितनी कंसंट्रेशन यहाँ हो जाएगी तो उसको ये कह दोगे कि यहाँ होल हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ओजोन की मात्रा कम है, अब यहाँ पे ओजोन होल हो चुका है। वो कितनी मात्रा होगी, एक्चुअली में आपको पता है, ये जब अंटार्कटिका में सबसे पहले देखा गया था, तो एक कैलकुलेशन के बाद ये बताया गया कि अगर 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाता है तो वहाँ ओजोन होल की संभावना है। 220 डॉब्सन यूनिट, डॉब्सन यूनिट तो आपको पता है इसका मेजर करते हैं, तो अगर 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाता है तो ओजोन परत है वो ओजोन छिद्र बनने की उस पे है। तो ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है, ये स्टडी की हुई है, ये याद रखना है, कितना, 220 डॉब्सन यूनिट से अगर कम हो जाए तो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद में द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज कोविड-19, रोग कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस कौन सा है, ठीक है। जो कोरोना वायरस वाली बात चल रही है, कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन सा वायरस, SARS, सारस कोविड-2, ये वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है, SARS-CoV-2। इसके बारे में बता दूं, इसका फुल फॉर्म क्या है SARS का, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। SARS क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है ये, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सारस, ठीक है। कोरोना वायरस 2 ये एक रिस्पॉन्सिबल वायरस है, किसके लिए, कोविड-19 के लिए। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में, रिपीट भी हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। हो सकता है SARS क्या है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले, तो SARS क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर कंडीशन हो जाती है ना, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है अमंग ऑल रिकॉर्डेड स्पीसीज इन द वर्ल्ड इंडिया अकाउंट फॉर अबाउट, दुनिया में सभी जो दर्ज प्रजातियां हैं
उसके भारत के बारे में, मतलब भारत में कितने प्रतिशत प्रजातियां हैं दुनिया में है ना, उसका कितना परसेंट भारत में है। ये तो एक फैक्ट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। लगभग 7 से 8% ही है भारत में, 7 से 8% भारत में स्पीसीज है, प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, पूरे विश्व का, ये याद रखना है। चलो फ्रेंड्स, बहुत शानदार, अति उत्तम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है बहुत। ये ब्रिक्स के बारे में है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स का क्या मतलब आपको पता है ना, ये देश हैं। ब्रिक्स क्या है, देश है। ये कौन कौन सा, ये ब्राज़ील है, ये रशिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है और ये साउथ अफ्रीका, ये देश है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। ब्रिक्स, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये देशों के नाम हैं, ब्रिक्स बोलते हैं इनको। ब्रिक्स सम्मेलन आप सुनते हो ना फ्रेंड्स, तो वो है। इसमें ये पूछा है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, रिलेशन किसके रिलेशन में करेक्ट सीक्वेंस, ऑन देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, एज पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2020 में, उसमें किसने ये गोल अचीव करने में सबसे एडवांस है, यानी कि हाईएस्ट है, या हाईएस्ट से लोवेस्ट तक कैसे जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सबसे टॉप पे है भाई चाइना, जिसने हासिल किया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। उसके बाद है ब्राज़ील, ठीक है, उसके बाद है रशिया, उसके बाद है साउथ अफ्रीका, और सबसे लास्ट में अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारा नंबर है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस ये है, क्या है, ADECB। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको नई रिपोर्ट और भी मिले तो आप नई रिपोर्ट भी देखना। ये तो मैंने 2020 का जो आया है रिपोर्ट उसका बताया है, जो क्वेश्चन आया था। अगर आपको रिपोर्ट मिल जाए कि 21-22 में क्या रहा है, तो वो भी प्लीज़ एक बार आप चेक कर लोगे चेक, इतना तो प्लीज़ करना, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके देखें, इधर उधर ना देखें। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो डाटा होता है वो वैलिड होता है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है, द परमिसिबल लिमिट फॉर आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, भारतीय मानकों के अनुसार पीने के पानी में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा क्या है। जो पीने का पानी होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें कितना आर्सेनिक चल जाएगा। आर्सेनिक बहुत खतरनाक प्रदूषक है, आपको पता है, जो ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है आर्सेनिक। इसकी कितनी लिमिट है परमिशिबल, वो 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, 0.01 से लेके 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है, ये लिमिट है भाई, ठीक है ना। इतनी मात्रा में तो ठीक है, उसके बाद तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। और आर्सेनिक आपको पता है जो रॉक्स वगैरह में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है और ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट करता है, तो इसकी लिमिट 0.05 मिलीग्राम पर लीटर तक, ये ध्यान रखना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का pH कितना होता है, 6.5 to 8.5 तक लिमिट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ड्रिंकिंग वाटर का अगर हम बात करें, फ्लोराइड 1 to 1.5, ये सारी चीज़ याद रखनी है, फ्लोराइड इतना हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़ा ध्यान से समझे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्वेसेस रिडक्शन इन HFC's कंजप्शन बाय लेट 2040s टू एक्सटेंड ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन में 2040 के दशक के अंत तक HFC की खपत में इस हद तक कमी की परिकल्पना की गई है। एक्चुअली में है क्या, इस क्वेश्चन के बारे में आप समझिए। आपको सबसे पहले पता है वियना कन्वेंशन आया था, वियना कन्वेंशन, ठीक है, वियना कन्वेंशन, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और उसके बाद किगाली का अमेंडमेंट हुआ इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। क्या क्या हुआ था फ्रेंड्स इसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला गया था कि आपको CFC का यूज़ नहीं करना, यानी कि ऐसे सब्सटेंस का यूज़ नहीं करना जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जो ओजोन परत का क्षरण करते हैं, है ना। ऐसे पदार्थों का जैसे CFC है, इसका यूज़ नहीं करना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बोला गया, है ना। और कहा कि अल्टरनेट के तौर पे आप HCFC यूज़ कर लो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर लो, ये बोल दिया गया। लेकिन बाद में किगाली में एक फिर अमेंडमेंट किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और ये कहा गया कि HCFC है, इस किगाली में ये बोला HCFC को भी यूज़ नहीं करना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करती है। तो 2040 तक इसमें ये बोला गया किगाली में कि 2040 तक हमें लगभग 80 से 85% इसका यूज़ कम करना है। यही पूछा है कि 2040 तक का कितना टारगेट बनाया, 80 to 85,
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का यूज है वो हमें कब करना है, ठीक है, 80 to 85%, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। 2040 तक की बात है ये। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्राइमरी एनर्जी यूज इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। भारत में उपयोग की जाने वाली कुल प्राथमिक ऊर्जा का कितना अंश बायोमास से प्राप्त होता है। जो बायोमास है ना, जैव मास से कितना एनर्जी प्राप्त होता है, कितना प्रतिशत प्राप्त होता है, तो ये तो याद रखने की बात है। तो कुछ डाटा याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स। परेशान नहीं होना, आपके चेहरे पे जो परेशानी दिख रही है वो ख़त्म करो, और कोई बात नहीं, 5-4 चीज़ें याद करनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम दे रहे हो तो याद रखना जरूरी है। तो ये 32% है। कितना है? 32% याद रखना। भारत में बायोमास की जो उपयोग की जाने वाली कुल प्राथमिक ऊर्जा है उसका लगभग 32% बायोमास से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? बायोमास से। कितना प्रतिशत? 32%। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आगे अभी एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। अभी इस क्वेश्चन को उल्टा किया था, याद है तो। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न से संबंधित है? कौन सा था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 भी तो था, 12 नंबर का ही तो था ना फ्रेंड्स, यार याद है क्या? जिसमें हमें 1/2 आंसर करके आए थे, ठीक है, उसमें दे भी रखा था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल कम टू एन एंड। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्ध अवधि किस वर्ष समाप्त हुई? आपको पता है 2 कमिटमेंट पीरियड रखे गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल में। पहला फर्स्ट रखा गया 2008 से 2012 और सेकंड कमिटमेंट पीरियड रखा गया है 2013 से 2020। तो ये पूछा कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है वो कब खत्म हुआ? 2012 में खत्म हुआ, सीधी सी बात है। 2008 से 2012 तक चला था। तो ये कमिटमेंट पीरियड से क्वेश्चन पूछते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 6 ग्रीन हाउस गैसेज को, उत्सर्जन को या इमिशन को कम करने के लिए है, क्लाइमेट चेंज ना हो इसीलिए है, ठीक है। और ये कब आया, कब ये फोर्स में आया, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। और ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने की ज़रूरत हो जाती है फ्रेंड्स, कुछ ही फैक्ट्स हैं तो याद रखें। आप लोग परेशान ना हो, चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें। और अपनी एक ऐप है प्ले स्टोर में जिसका नाम है SWMG, सक्सेस विद मुकेश गोयल। अगर आपको UGC नेट पेपर 1 का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज या फिर हमारा पेपर 1 में क्रैश कोर्स भी चल रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये लाइव क्लास चलती है, बट जो सिलेबस हो चुका है वो रिकॉर्डेड देख सकते हो। और इसकी वैलिडिटी रहेगी आपके पास 17 अगस्त तक, ठीक है, वैलिडिटी 17 अगस्त तक रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, अगर EVS किसी का पेपर 2 है तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार SWMG को इंस्टॉल कर लें, रजिस्टर कर लें, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ है। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। अपना चित्त शांत रखें, मन खुश रखें, सब बहुत बेहतर होगा। ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ाई करिए। बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या बातें पूछते हैं, सर एग्ज़ाम आगे हो जाएगा क्या, सर ये हो जाएगा क्या। अरे जब हो तब देने चले जाना एग्ज़ाम प्लीज़, ये अभी तो आप तैयारी करो ना प्लीज़, जितना टाइम मिला है वो। ये सारी फालतू की बातों में टाइम ख़राब करने से अच्छा है कि आप फोकस करो अपने काम पे, तभी तो ज़्यादा। एग्ज़ाम तो होगा ही ना, आज नहीं तो कल हो जाएगा कभी, लेकिन आपकी तैयारी है क्या, बस ये बताइए। आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए प्लीज़। होती है टेंशन, नो डाउट, ऐसा इतना जो फ्लक्चुएशन होता है इन चीज़ों में तो टेंशन होती है, लेकिन स्टेबिलिटी भी तो कोई चीज़ होती है, अपने आप को रोक के भी तो रखना होता है। तो जितना सही से अपने आप पे कंट्रोल रखे चीज़ों को करोगे तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप हमेशा खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।